मिक्सचर्स को सिर्फ इस बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया जा सकता कि वो किस चीज के बने हैं। मिक्सचर्स को क्लासिफाई करने का एक और तरीका भी है कि हाउ दे आर बिहेविंग इन रियल लाइफ। सो देयर आर मेनी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स on the basis of which mixtures are classified. Today we are going to discuss about those characteristics and how the mixture is classified on the basis of those characteristics. Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. As we are discussing the chapter exploring mixtures and their separations. So matter को हमने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल कंपोजिशन। फर्स्ट वन इज द प्योर सब्सटेंस, सेकंड वन इज द मिक्सचर, जिसके बारे में डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके। आज हम देखेंगे कि मैटर को क्लासिफाई करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि वो किस तरीके से बना है, मेड अप ऑफ है, चाहे हम उसको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई करें या केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे क्लासिफाई करें। बेसिकली ये दोनों ही क्लासिफिकेशन जो थे ये थे हमारे कि हाउ द मैटर इज मेड अप ऑफ। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन है कि मैटर जो है वो किस तरीके से बना है उसके बेसिस पर ही हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं। एक कैटेगरी और है जिसके बेसिस पर हम मिक्सचर्स को क्लासिफाई करते हैं कि हाउ दे आर बिहेविंग इन रियल लाइफ एंड व्हाट आर द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन व्हिच the mixture is classified. So the topic is how we can classify the mixtures. How the mixtures are classified? They are classified on the basis of some observable characteristics. Observable characteristics भी हमारे पास एक नहीं है, बहुत सारी हैं। First one is the nature of distribution. Nature of distribution का मतलब है कि components जो हैं वो कैसे distribute हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो दो तरीके का हो सकता है। वन इज द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कि सारे कंपोनेंट्स जो है वो मेरे क्या हो, पूरे मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कहीं तो कंपोनेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, कहीं कंपोनेंट की वैल्यू कम होगी। नाउ द सेकंड वन इज साइज ऑफ पार्टिकल्स। साइज ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो मेरे पास काफी तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं बिल्कुल ही टाइनी। टाइनी का मतलब है विच यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आईज। लाइक इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्टी वाटर, देन यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द सॉल्ट इन द वाटर. That is very tiny particles. Second one is the intermediate size particle. Intermediate size particles का मतलब है आप इनको देख नहीं सकते, लेकिन अगर आप उस मिक्सचर में से लाइट को पास करोगे तो ये पार्टिकल्स जो हैं लाइट के पाथ को अफेक्ट करेंगे. That particles are known as intermediate size particles. Last one is the large particles. Large particles वो particles हैं जिनको आप अपनी naked eye से देख सकते हैं. So there are two types. First one is the nature of distribution. Nature of distribution में हम component के distribution की बात करते हैं जो कि mixture के अंदर presents हैं. तो that components are either uniformly distributed or non-uniformly distributed. Next one is the size of the particle of the component. They may be tiny. Tiny means which you cannot see with your naked eyes. And intermediate size particle. Intermediate size particle का मतलब है which you cannot see with your naked eyes, but these particles affect the path of the light when you pass the light from this mixture. Tiny particles जो हैं वो आपके लाइट के पाथ को अफेक्ट नहीं करेगा जब आप उस मिक्सचर में से लाइट को पास करोगे. नाउ द लार्ज पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हैं जिनको आप अपनी नेक्ड आई से देख सकते हो. थर्ड वन इज विजिबिलिटी एंड सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स. विजिबिलिटी एंड सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स में आपके पास तीन चीजें हैं. दैट यू कैन नॉट सी, नॉट विजिबल, एंड कुछ टाइम के बाद वो सेटल भी नहीं होगा, नॉट सेटल आफ्टर सम टाइम. दिस इज द फर्स्ट केस. सेकेंड केस है नॉट विजिबल बट सेटल आफ्टर सम टाइम. थर्ड केस इज विजिबल एंड सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम. These are the cases that is possible in case of visibility and settling of particles. Now, the fourth one is interaction with light. Interaction with light के केस में अगर मैं बात करूं तो तीन चीजें होंगी. First one is the they pass the light. Second one is the they scatter the light. Light जो है वो क्या हो जाएगी,
स्कैटर हो जाएगी। एंड द थर्ड केस इज इट ब्लॉक्स द लाइट, कि उसमें से लाइट जो है वो पास नहीं हो रही है। सो ये तीनों केसेस हैं। धीरे धीरे जब हम मिक्सचर्स के टाइप पढ़ेंगे तो मैं तीनों केसेस का एग्जांपल भी दूंगी आपको। इंटरेक्शन विद लाइट में आपकी तीन चीजें हैं, या तो उस मिक्सचर में से लाइट पास होगी, या लाइट स्कैटर होगी, या लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। एंड द फिफ्थ वन इज सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। देखो मिक्सचर के केस में हमने क्या पढ़ा था कि सेपरेशन जो है दैट इज पॉसिबल बाय फिजिकल मेथड्स। वो किसके थ्रू पॉसिबल है? फिजिकल मेथड्स के थ्रू पॉसिबल है। तो सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन में अगर मैं देखूं तो कुछ पार्टिकल्स तो इतने स्मॉल हैं कि वो आपके फिल्टर में से पास हो जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि वो आपके फिल्टर में ट्रैप हो जाते हैं। तो यहां पर दो केसेस हैं, वन इज पासेस थ्रू द फिल्टर, सेकेंड केस इज ट्रैप्ड बाय द फिल्टर। सो हमने ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी पढ़ी? 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। फर्स्ट वन इज द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। साइज ऑफ द पार्टिकल, कि कंपोनेंट का जो साइज है, कंपोनेंट के पार्टिकल्स का जो साइज है वो टाइनी है, इंटरमीडिएट साइज पार्टिकल है या लार्ज पार्टिकल है। विजिबिलिटी एंड सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, ये भी किसके हैं? कंपोनेंट्स के हैं जो मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट है। वन इज नॉट विजिबल एंड नॉट सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, second one is the not visible and settle down after some time, and third one is the visible and settle down after some time. फोर्थ वन इज द इंटरेक्शन विद द लाइट, कि मिक्सचर जो है वो लाइट के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, कि वो लाइट को पास करेगा, लाइट को स्कैटर करेगा या लाइट को ब्लॉक करेगा। फिफ्थ वन इज द सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, अगर मैं मिक्सचर को फिल्टर में से पास करूं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो उसमें से पास हो जाएंगे। अगर वेरी टाइनी पार्टिकल्स हैं, इन टाइनी पार्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे क्या होते हैं? फिल्टर में से पास हो जाते हैं। बट कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो मेरे क्या होंगे? फिल्टर के अंदर ट्रैप्ड हो जाएंगे, और लार्ज पार्टिकल्स जो होंगे वो फिल्टर के ऊपर वाले सरफेस पर आपके लाई डाउन हो जाएंगे। सो दीज आर द डिफरेंट ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन विच द मिक्सचर इज क्लासिफाइड। नाउ द मिक्सचर इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू 3 categories. Based on the observable characteristics, these mixtures are classified into 3 categories. The first one is the solution. Solution is the mixture in which maximum chemical reactions takes place. Second one is the suspension and third one is the colloidal. आज हम यही क्लासिफिकेशन जो है इसके बारे में पढ़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन जो है उसके अंदर अभी मैंने बताया कि ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो कहाँ होती हैं? सॉल्यूशन में होती है। सॉल्यूशन जनरली कंटेन्स two components and therefore that is known as binary solution. Generally contains two components, therefore they are also known as binary solutions. इनको क्या कहा जाता है? Binary solutions भी कहा जाता है। अब ये दो components कौन कौन से हैं? First one is the solvent and second one is the solute. Solvent वो component है solution का जो सेम फिजिकल स्टेट में रहता है जिसमें आपका सॉल्यूशन है। सो सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच रिमेन्स इन द सेम फिजिकल स्टेट इन विच द सॉल्यूशन इज। अगर मेरे को एक सॉल्टी वाटर बनाना है तो उसमें दो चीजें हैं, वन इज वाटर एंड अनदर वन इज अ सॉल्ट। तो सॉल्टी वाटर बनाना है तो डेफिनेटली इट कम्स इन द लिक्विड फॉर्म। सॉल्ट एंड वाटर में से लिक्विड कौन सा है? वाटर है, तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। सेकेंड वन इज द सॉल्यूट, जो दूसरा कंपोनेंट है आपका वो क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन हुज फिजिकल स्टेट इज चेंज्ड इन द सॉल्यूशन, जिसकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज द सॉल्यूट। बट जब आपका सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों सेम स्टेट में हो तो उस केस में सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जो कि आपका लार्ज क्वांटिटी में है, सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जो आपका कम अमाउंट, स्मॉल अमाउंट में। तो मैंने सॉल्वेंट और सॉल्यूट की दो डेफिनेशन बताई। फर्स्ट वन इज द सॉल्वेंट इज द दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच remains in the same physical state the solution is,
एंड सॉल्यूट की डेफिनेशन देखें तो द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच अंडरगोज फिजिकल चेंज व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, देन दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट। सो सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या है? दैट कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज in the same physical state as the solution is, that is known as the solvent. And another definition of the solvent, the component of a solution that dissolves other components in it and usually present in the large quantity. Now solute की first definition क्या है? Component of solution which undergoes a change in physical state when dissolved in a solvent. And second definition is component of solution which is dissolved in solvent and usually present in small quantity. But अब देखो मैं दो एग्जाम्पल देती हूं आपको। एक है आपको क्या बनाना है? शुगरी वाटर बनाना है। सिंपल शुगरी वाटर मीन्स आपको पानी के अंदर चीनी मिलानी है। तो यहां पर क्या हो गया? दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट वन इज द वाटर जो है वो आपका चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज नहीं हो रही। वाटर की फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। शुगर जो है उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज सॉल्यूट। अब एक गिलास पानी के अंदर आपने एक चम्मच चीनी मिलाई तो आपकी ये सेकेंड वाली डेफिनेशन जो है वो भी एग्जैक्टली फिट बैठ रही है, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी जो थी वो क्या थी? ज्यादा थी, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट वाटर एज अ सॉल्वेंट। और शुगर की क्वांटिटी कम थी, दैट्स व्हाई वी कॉल शुगर एज अ सॉल्यूट। बट अब मैं कहूं कि आपको क्या करना है? चाशनी बनानी है। चाशनी में ऐसी चाशनी बनानी है जिसके अंदर क्या हो? चीनी की क्वांटिटी ज्यादा हो और पानी जो है वो आपका कम हो। बहुत सारी रेसिपीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको ऐसी चाशनी की जरूरत पड़ती है, जिसमें मान लो आपने लिया है 2 बाउल ऑफ शुगर लिया एंड 1 बाउल ऑफ वाटर लिया, तो अब उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो शुगर तो आपकी फिजिकल स्टेट चेंज कर रही है, दैट इज ट्रू, राइट। सो सॉल्वेंट की फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो वाटर है। वाटर आपका वाटर ही रहेगा, वो लिक्विड फॉर्म में ही आएगी, सो वाटर इज द सॉल्वेंट। बट अगर मैं सेकेंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखूं तो अब मेरी लार्जर क्वांटिटी में क्या था? शुगर था। तो लार्जर क्वांटिटी में मेरा शुगर होने की वजह से क्या मैं शुगर को सॉल्वेंट बोलूंगी? नहीं बोलूंगी, क्योंकि मेरी देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मेरे पास फिजिकल स्टेट के अंदर जो सॉल्यूशन है वो सेम फिजिकल स्टेट में होगा, और सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जिसके अंदर आपका फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। तो यहां पर भी वाटर जो है वो आपका क्या रहेगा? सॉल्वेंट ही रहेगा। नाउ अगर मैं क्वांटिटी वाइज देखूं तो अब मेरा क्वांटिटी किसकी कम थी? वाटर की कम थी। तो क्या वाटर मेरा सॉल्यूट बन गया? नहीं बनेगा, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी कि हमारे पास ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो फिजिकल चेंज जो है जिसके अंदर अकर हो रहा है, तो वो किसके अंदर अकर हो रहा था? शुगर के अंदर। तो स्टिल शुगर इज अ सॉल्यूट, वो शुगर क्या रहेगी? सॉल्यूट ही रहेगी। दिस इज द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। नाउ अब मैं फिजिकल स्टेट की बात करूं तो फिजिकल स्टेट जनरली जो पढ़ी जाती हैं सिलेबस में वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। So, based on the physical states, there are 3 types of classification of solution. फिजिकल स्टेट के बेसिस पर सॉल्यूशन के 3 तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं। वन इज द सॉलिड सॉल्यूशन, second one is a liquid solution, and third one is a gas solution. There are 3 types of solutions. First one is the solid solution, second one is the liquid solution, and third one is the gaseous solution. Solid solution का मतलब है कि solvent जो है that is solid, वो आपका क्या है? सॉलिड है इस केस में। और सॉलिड जो है दैट मे बी, वो क्या हो सकता है आपका? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, तीनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। पर सॉलिड सॉल्वेंट है, देयरफॉर दैट इज नोन एज, दिस सॉल्यूशन इज नोन एज सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स किया जाए, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एग्जाम्पल इज ब्रास, और यू कैन से alloys. Alloys are example of solid solution. ब्रास में आपके पास क्या क्या होता है? कॉपर एंड जिंक होता है। सो कॉपर भी क्या है? एक सॉलिड है, और जिंक जो है दैट इज ऑल्सो अ सॉलिड। सॉलिड के अंदर अगर लिक्विड मिक्स करेंगे तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स। नेक्स्ट इज
सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर अगर गैस को मिक्स किया जाए, दैट इज हाइड्रोजन गैस एब्सॉर्ब्ड बाय पैलेडियम, दैट इज पीडी। नेक्स्ट इज लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के केस में आपका सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा। सॉल्यूट जो है अगेन फिर से वो 3 कैटेगरीज हो सकती हैं, वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। बट इसमें ये फिक्स है कि आपका सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा। लिक्विड में अगर सॉलिड मिक्स करते हैं, इसका एग्जांपल है कॉमन सॉल्ट इन वाटर लगा लो, शुगर इन वाटर लगा लो, दे बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड मिक्स्ड इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स करना है तो दैट इज, यू कैन राइट इट एज डिटॉल जो है आपका, उसको मिक्स करो किसके अंदर, वाटर के अंदर। नेक्स्ट इज गैस को अगर लिक्विड के अंदर मिक्स करना है, दैट इज कार्बोनेटेड ड्रिंक, जिसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिलाते हैं ड्रिंक के अंदर, जिसको आप क्या कह देते हो, कोल्ड ड्रिंक्स कह देते हो। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स are example of liquid solution in which liquid is the solvent and gas is the solute. Next one is the gaseous solution. In this, solvent is gas and solute may be solid, liquid and gas. अब गैस के साथ बेस्ट एग्जाम्पल इज एयर। गैस का सॉलिड और लिक्विड, इसके साथ मैंने एग्जाम्पल क्यों नहीं बताया, क्योंकि सॉल्यूशन जो है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज होमोजीनियस इन नेचर। जब गैसियस सॉल्यूशन के अंदर हम यानी कि गैस सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड और लिक्विड को मिक्स करेंगे तो वो मेरा होमोजीनियस नहीं होगा, वो मेरा क्या बन जाएगा, हेट्रोजीनियस बन जाएगा। So that is no longer remains the solution. अब ये हेट्रोजीनियस बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि गैस के अंदर में सॉलिड या गैस के अंदर लिक्विड जो है वो मिक्स नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है इसका फॉग, मिस्ट, एयर। डस्ट पार्टिकल इन एयर जो है वो एग्जाम्पल है किसका, गैस एंड सॉलिड का। गैस और लिक्विड का एग्जाम्पल देखेंगे तो दैट इज फॉग एंड मिस्ट। लेकिन गैसियस सॉल्यूशन के अंदर जब हम गैस को सॉलिड या लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं, या सॉलिड और लिक्विड को जब हम गैस के अंदर मिक्स करते हैं, दे नो लॉन्गर रिमेन्स द होमोजीनियस, देयरफॉर दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, they becomes the heterogeneous. Now we are going to study about the properties of solution. Properties of solution की बात करूं तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है वो मैं कल ऑलरेडी बता चुकी हूं, तो फिर से रिपीट नहीं कर रही। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज द साइज ऑफ द पार्टिकल आर टाइनी, मीन्स they cannot be, size of the particle cannot be seen with the naked eyes. टाइनी का मतलब है साइज जो है इसका वो कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। अब कहोगे मैडम ये नैनोमीटर कितना होता है, नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 into 10⁻⁻⁹ मीटर। इससे लेस साइज होता है किसका, जो साइज ऑफ द पार्टिकल है इन केस ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल। ये साइज ऑफ द पार्टिकल स्मॉल है तो बहुत ही टाइनी है, तो जब इसमें से हम लाइट पास करेंगे तो वो लाइट स्कैटर नहीं होगी, और लाइट स्कैटर नहीं होगी तो हमें लाइट का पाथ जो है वो विजिबल नहीं होगा। रीजन आपको यही लिखना है कि साइज ऑफ द पार्टिकल आर वेरी टाइनी इन केस ऑफ द सॉल्यूशन, so when we pass the light from the solution it does not get scattered and we are not able to see the path of the light, therefore we can say path of the light is not visible in case of the solution. Next is solution is stable. Solution is stable का मतलब ये है कि जो solute है उसके size of the particle is very tiny, therefore we are not able to separate the solute from the solution by the process of filtration. हम filtration process से solute को solution से अलग नहीं कर सकते, एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन क्या है कि अगर मैं solution को कुछ टाइम के लिए undisturbed छोड़ दूं तो भी मेरा solute जो है वो separate out नहीं होता from the solvent, therefore we can say solution is stable. This is all about the properties of solution. Next we are going to discuss about the types of solution. There are different types of solution. Types of solution की मैं बात करूं तो सबसे पहला जो टाइप आता है that is known as the aqueous solution. Aqueous solution का मतलब क्या है, जहां पर solvent जो है वो क्या होगा, water होगा।
सॉल्वेंट वाटर होगा, सॉल्यूट आपका कुछ भी हो सकता है, दैट इज नोन एज द एक्वस सॉल्यूशन। उसको क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अब एक्वस सॉल्यूशन को मैं केमिकल, देखो ये जो सॉल्यूशन वगैरह या मिक्सचर में पढ़ रही हूँ, ये मैं क्लासिफिकेशन पढ़ रही हूँ बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ रही हूँ, तो मेरे को इसको डिनोट करना भी आना चाहिए इक्वेशन फॉर्म में। सपोज करो एक है NaCl जो आपका कॉमन यूज होता है सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। ये क्या होता है? सॉलिड होता है। बट ये फॉर्म कैसे होता है? जब Na यानी कि सोडियम को मैं किस में लेती हूँ? एक्वस फॉर्म में लेती हूँ। एक्वस को मैं डिनोट करती हूँ सिंबल के साथ विद इन ब्रैकेट AQ डॉट, ठीक है, प्लस Cl इज क्लोरीन, दैट इज ऑल्सो इन द एक्वस फॉर्म। वो भी किसमें है? एक्वस फॉर्म में है। ये हो गया मेरा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मैंने एग्जांपल भी दे दिया। नेक्स्ट वन इज द नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपका सॉल्वेंट जो है वो आपका वाटर नहीं होगा, वाटर के अलावा कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। सो इन दिस केस सॉल्वेंट इज नॉट वाटर, वाटर नहीं है, वाटर के अलावा कुछ भी हो सकता है आपका सॉल्वेंट। अभी मैंने इतने सारे कॉम्बिनेशन बताए थे, सॉलिड का सॉलिड लिक्विड गैस के साथ बताया था, लिक्विड का सॉलिड लिक्विड गैस के साथ बताया था, गैस का सॉलिड लिक्विड गैस के साथ बताया था। जस्ट इससे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन हमने जहां डिस्कस किया था उससे पहले वाले पार्ट में। नाउ अब इसका एग्जांपल अगर मैं लूं नॉन एक्वस सॉल्यूशन का, इसका एग्जांपल है आयोडीन in alcohol. Next is iodine in carbon tetrachloride CCl4, ठीक है। ये एग्जांपल है किसके? नॉन एक्वस सॉल्यूशन के। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है दैट इज द ट्रू सॉल्यूशन। वो क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन जो है वो आपकी सारी प्रॉपर्टी पोजेस करता है जो एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज हैं जो जस्ट हमने स्टडी की है। इस ट्रू सॉल्यूशन के अंदर सारे सॉल्यूशंस आते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन, एक्सेप्ट गैस का, जहां पर गैसियस सॉल्यूशन जो बात की थी उसमें गैस सॉल्वेंट है और सॉलिड आपका सॉल्यूट है वो नहीं आता, और जहां पर गैस सॉल्वेंट है और लिक्विड आपका सॉल्यूट है, ये दो कॉम्बिनेशंस नहीं आते। इसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशंस हमने स्टडी किए थे सॉलिड का सॉलिड लिक्विड एंड गैस के साथ, मींस सॉलिड आपका सॉल्वेंट हो और सॉलिड लिक्विड और गैस आपका सॉल्यूट हो। नेक्स्ट वन इज द लिक्विड, आपका सॉल्वेंट है और सॉलिड लिक्विड और गैस आपके क्या है? सॉल्यूट है। गैस आपका सॉल्वेंट है एंड गैस ही आपका सॉल्यूट है। वो सारे कॉम्बिनेशंस किसके अंदर आएंगे? ट्रू सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्वेंट के अंदर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपका क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। अगर उससे ज्यादा आप सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के अंदर डालोगे उस सेम टेम्परेचर के ऊपर तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन which contains the maximum amount of solute at a particular temperature. Maximum amount of solute at a particular temperature. इस अमाउंट से ज्यादा जब आप उसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते तो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है कि जिसके अंदर अभी सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो मैक्सिमम रीच नहीं हुई है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, बट हम क्या कर सकते हैं उसके अंदर और सॉल्यूट की अमाउंट को ऐड कर सकते हैं सो दैट द सॉल्यूशन बिकम्स द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, बट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स द लेस ऑफ द सेम ब्रैकेट टर्म हियर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसके अलावा तुमने एक टाइप का सॉल्यूशन और पढ़ा होगा दैट इज नोन एज द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उसको मैंने यहाँ पर क्यों क्लासिफाई नहीं किया? बिकॉज अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा क्या होता है? स्टेबल स्टेट होती है, पढ़ा था। लेकिन जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है दैट इज अ मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट का मतलब क्या होता है? मैंने लिक्विड के अंदर एक वाटर ले लिया, वाटर के अंदर मैंने सॉल्ट को डिसॉल्व किया
और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना मैक्सिमम सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकते थे वो डिसॉल्व हो गया। अब उससे ज्यादा अगर आप उसको में सॉल्ट जो है वो ऐड करोगे तो वो क्या होगा आपका, वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो इट मींस मेरा सॉल्यूशन अभी क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो वो क्या है, स्टेबल है। अब उसके अंदर अगर मुझे और सॉल्ट को डिसॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मैं उस वाटर को थोड़ा सा हीट कर दूंगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसके अंदर और सॉल्ट की क्वांटिटी को एड अप कर सकती हूँ। ठीक है, जो अब सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को आप क्या कहोगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों कहोगे, क्योंकि जैसे ही उस वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे करके लो डाउन होगा तो जो वो एक्स्ट्रा सैचुरेटेड सॉल्यूशन से एक्स्ट्रा जो सॉल्यूट आपने उसके अंदर ऐड किया था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वापस से आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। So therefore I am saying super saturated solution is a metastable state, इसीलिए उसको टाइप ऑफ सॉल्यूशन के अंदर क्लासिफाई नहीं किया गया, राइट। अब मैंने सॉल्यूशंस की तो इतनी सारी बात यहां पर कर ली, लेकिन जब अभी मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने वाटर के अंदर क्या किया, सॉल्ट को डिसॉल्व किया। सॉल्ट को डिसॉल्व किया तो इसका मतलब क्या है कि मैंने सॉल्युबिलिटी टर्म को यूज किया। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की मैं बात करूं तो सॉल्युबिलिटी है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा नहीं है कि आपने एक गिलास वाटर लिया, उसके अंदर आप जो सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हो वही सेम क्वांटिटी आप 1 लीटर ऑफ वाटर लोगे तो उसके अंदर डिसॉल्व कर पाओगे, नहीं, दैट इज नॉट। सेम क्वांटिटी आपकी सॉल्वेंट की होनी चाहिए, उसके अंदर मैक्सिमम सॉल्यूट आप कितना डिसॉल्व कर सकते हो एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। वन इज द सॉल्युबिलिटी, हर एक सॉल्वेंट की अपनी लिमिट है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि सॉल्युबिलिटी हैज अ लिमिट। मींस अगर सिंपल वाटर के अंदर एक है टैप वाटर, एक है ग्राउंड वाटर, ठीक है। टैप वाटर के अंदर जरूरी नहीं है कि जितना आपने टैप वाटर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व किया उतना सेम अमाउंट आपका ग्राउंड वाटर के अंदर भी डिसॉल्व होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी की अपनी लिमिट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपकी सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट वन इज कि इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंडेंट करती है, यानी कि इसकी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी का मतलब यह है कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगी तो आइदर द मेरी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब तुम कहोगे मैडम डिक्रीज तो कभी नहीं सुना हमने, हमेशा यही सुना है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। देखो ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो है ये मेरी डिपेंड करती है किसके ऊपर, सॉल्यूट के ऊपर। Yes, you are heard right that temperature dependency is depending upon the solute। अब देखो गैस भी सॉलिड भी हो सकता है मेरा सॉल्यूट, और मेरा सॉल्यूट गैस भी हो सकता है। सॉल्यूट अगर मेरा सॉलिड है तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी यानी कि टेम्परेचर को अगर मैं इंक्रीज करूंगी तो मेरे पास सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इन केस ऑफ सॉलिड सॉल्यूट अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। बट इन केस ऑफ गैस सॉल्यूट, अगर गैस सॉल्यूट है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करती हूं तो मेरे पास क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी, देखो सबसे पहले बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कैसे करती है। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मेरे पास, वो क्या, एटम्स जो होते हैं वो मेरे पास क्या करते हैं, गेन करते हैं एनर्जी को। एनर्जी गेन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी इंक्रीज होगी तो फास्ट मूवमेंट करेंगे। फास्ट मूवमेंट करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, इंटर पार्टिकल जो फोर्स है वो क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो इंटर पार्टिकल फोर्स जो ब्रेक होगा तो उससे मेरी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बट इन केस ऑफ गैस, गैस के केस में क्या है कि इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो वैसे ही बहुत कम है, तो उसके ब्रेक होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी वहां क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मिक्सचर क्लासिफिकेशन। सॉल्यूशन के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, और कैसे वो बिहेव करता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मिक्सचर इज सस्पेंशन। नेक्स्ट इज सस्पेंशन।
सस्पेंशन क्या है? अभी तक हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन जो होता है वो मेरा क्या होता है? होमोजीनियस होता है। तो सस्पेंशन जो होता है वो मेरा क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो इसके अंदर क्या होगा? मेरे सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे दे आर रिमेन सस्पेंडेड इन द सॉल्वेंट। सॉल्यूट पार्टिकल्स रिमेन सस्पेंडेड इन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या रहते हैं? वो सस्पेंडेड रहते हैं। अब वो सस्पेंडेड रहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद क्या वो सेटल डाउन होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है अगर आप सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो वो क्या होगा? सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे वो सेटल डाउन होंगे। और एक चीज, क्या हम सॉल्यूट को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें हम सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी, हर किसी केस में नहीं है, बट सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेट आउट बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट या सेपरेट आउट कर सकते हैं। लेकिन अब इसका मतलब यह हुआ फिल्ट्रेशन प्रोसेस से मैं इसको सेपरेट आउट कर सकती हूं तो सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज जो है वो टाइनी तो नहीं होता। यस, इस केस में सॉल्यूट पार्टिकल का जो साइज होता है दैट इज लार्ज। सॉल्यूट पार्टिकल इज लार्ज साइज्ड, दैट यू कैन सी विद योर नेक्ड आईज। लार्ज साइज का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा लार्ज हो गया, ये होगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अप्रॉक्स 1000 नैनोमीटर के आसपास, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं सस्पेंशन की बात करूं तो एग्जाम्पल है इसका मडी वाटर। फ्लोर, आटे को मिक्स कर दो किसके अंदर? वाटर के अंदर, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। chalk powder in water, that is also an example of suspension. अब सस्पेंशन के बारे में मैंने इतनी सारी चीजें तो आपको बता दी, पर सस्पेंशन की भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती होंगी। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट वन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये है कि आपने जो भी उसके अंदर सॉल्यूट को ऐड किया है वो सॉल्यूट उसके अंदर मिक्स नहीं होगा। सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे वो आपके सॉल्वेंट के अंदर सस्पेंडेड रहेंगे थ्रू आउट द सॉल्वेंट, ठीक है। और यू कैन से द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन सॉल्वेंट बट कैन नॉट मिक्स इन इट। नेक्स्ट इज इट शोज टिंडल इफेक्ट। अब मैंने बताया कि सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्वेंट के अंदर मिक्स नहीं होते, वो क्या रहते हैं? आपके डिस्पर्स्ड रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। अब जब वो पार्टिकल का साइज भी मेरा क्या है? बड़ा है। पार्टिकल का साइज भी बड़ा है तो मैं जब सस्पेंशन में से लाइट को पास करूंगी तो वो बड़ा पार्टिकल साइज होने की वजह से वो लाइट जो है वो क्या हो जाएगी? उन पार्टिकल्स की वजह से स्कैटर हो जाएगी, जिससे हमें क्या दिखेगा? लाइट का पाथ जो है वो क्लियरली विजिबल होगा। दिस इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का मतलब है व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द सस्पेंशन द लाइट गेट्स स्कैटर्ड and the path of the light becomes clearly visible. This effect is known as Tyndall effect. Now next one is the translucent in nature. अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो थे वो बड़े थे और डिस्पर्स थे आपके सॉल्वेंट के अंदर, तो दैट्स व्हाई दे बिकम्स, अब वो आपको क्या दिखेगा? बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब ये होता है कि उसमें से कुछ लाइट पास होते हुए दिखेगी बट क्लियरली पाथ लाइट जो है वो एक एंड से दूसरी एंड पर नहीं जाएगी। इतना पता चलेगा आपको कि लाइट जो है वो पीछे से पास ऑन है या ऑफ है। दैट इज द ट्रांसल्यूसेंट। हमने तीन तरीके के ऑब्जेक्ट्स भी पढ़े थे लास्ट ईयर क्लास में। वन इज द ट्रांसपेरेंट, वन इज द ट्रांसल्यूसेंट एंड थर्ड वन इज द ओपेक वन। नेक्स्ट इज इट इज अनस्टेबल। इट इज अनस्टेबल का मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने सस्पेंशन को थोड़े देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो होंगे वो सारे सेटल डाउन हो जाएंगे। दिस is the reason why the suspension is unstable. Next type of mixture is colloidal. Colloidal solution की बात करें तो colloidal solution जो है that is a heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture है but it appears to be homogeneous mixture. ये appear होता है कि ये homogeneous है but ये homogeneous नहीं है, ये क्या है? heterogeneous mixture है,
क्योंकि सॉल्यूट जो है दैट इज रिमेन सस्पेंडेड इन द सॉल्वेंट, वो मिक्स नहीं होता। अब इसमें अगर मैं पार्टिकल साइज की बात करूं, पार्टिकल साइज किसका होता है? सॉल्यूट का होता है। तो पार्टिकल साइज की अगर हम बात करें तो पार्टिकल साइज होता है इन बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, इट मींस इन बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर। ये होगा हमारा पार्टिकल साइज किसके केस में? कोलॉइडल सॉल्यूशन के केस में। लेकिन अभी तक हम सॉल्यूशन और सस्पेंशन के केस में दो कंपोनेंट्स पढ़ते आए थे, वन इज सॉल्वेंट एंड अनदर वन इज द सॉल्यूट। तो यहां पर भी कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? वन इज नोन एज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज जो है दैट इज जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स हैं, या फिर आप ये कह सकते हो जो सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स हैं किसके अंदर? कोलॉइडल सॉल्यूशन में, दैट इज नोन एज डिस्पर्स्ड फेज। व्हाइल डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है? द मीडियम टू विच डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स आर एडेड, दैट इज नोन एज डिस्पर्स्ड मीडियम, राइट। डिस्पर्स्ड फेज की डेफिनेशन क्या है? द स्कैटर्ड पार्टिकल्स और सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट्स ऑफ अ कॉलॉइड, दैट इज नोन एज डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है? द सब्सटेंस टू विच सॉल्यूट लाइक पार्टिकल्स आर एडेड, दैट कंपोनेंट इज नोन एज डिस्पर्स्ड मीडियम। अब कॉलॉइडल सॉल्यूशन के बारे में मैंने इतनी सारी चीजें बता दी, इसका एग्जाम्पल तो दिया नहीं। एग्जाम्पल इसके हैं मोस्ट कॉमनली जो आपके घर में भी अवेलेबल है, दैट इज मिल्क। फॉग जो जनरली नॉर्थ इंडिया में या ईस्ट इंडिया में इन विंटर सीजन दिखाई देती है। देन बटर जो आपके घर में भी मिल जाएगा। इंक ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन की। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। नेचर में कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है। बट लगेगा कैसे आपको कि ये आपका होमोजीनियस है? अब मिल्क जो है वो हेट्रोजीनियस है नेचर के अंदर, पर आपको कैसा लगता है? वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस इसलिए लगता है क्योंकि पार्टिकल जो है वो बहुत क्या है आपके? टाइनी पार्टिकल्स हैं। दूसरी चीज, दे आर well scattered in the solvent or dispersed medium, therefore it appears to be homogeneous but actually it is heterogeneous in nature. Second one is particles are tiny. मैंने अभी साइज भी बताया था यहाँ पर कि इन पार्टिकल्स का साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब क्योंकि पार्टिकल्स टाइनी हैं और हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते उसको, और वो वेल स्केटर्ड हैं इन द डिस्पर्स्ड मीडियम, देयरफॉर व्हेन वी पास लाइट थ्रू द कोलॉइडल सॉल्यूशन इट शोज द टिंडल इफेक्ट, राइट। नेक्स्ट वन इज द इट इज कोलॉइडल सॉल्यूशन इज स्टेबल। स्टेबल का मतलब है कि अगर मैं उसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दूं तो पार्टिकल्स जो होंगे वो सेटल डाउन नहीं होंगे। दिस शोज दैट कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ स्टेबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज यहां पर पार्टिकल्स इतने टाइनी हैं कि आप उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से फिल्टर आउट या सेपरेट आउट नहीं कर सकते। यहां पर एक दूसरा प्रोसेस यूज किया जाता है कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करने के लिए, दैट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? ये जब हम मिक्सचर्स की सेपरेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द classification of mixture or how we can classify the mixtures. Still, if you are facing any difficulty on these topics, please post your query in the comment box. Tomorrow we will meet with the new topic in the same chapter. Till then, please like, share and subscribe the channel for the video notification. Your one share means a lot for the channel. Thank you.